हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ पर आ गए हम अपना नया सैम्पल पेपर। हम इससे पहले आपको 2 सैम्पल पेपर सॉल्व करा चुके हैं। अब ये हम अपना तीसरा सैम्पल पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं। हिंदी में हम जितने भी आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करा रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि इनमें बहुत छोटी छोटी बारीकियां मैं साथ में बताते हुए चल रही हूँ और हर सैम्पल पेपर में बता रही हूँ, इसलिए उनको बहुत ध्यान से करिएगा। चलिए देखते हैं कि ये सैम्पल पेपर कैसे शुरू हो रहा है। सॉरी। तो क्या होगा, जब आपके पास पेपर आएगा तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, निर्धारित समय 3 घंटे मिलेंगे। अधिकतम मार्क आपका 80 रहेगा, यानी 80 पेपर का ये पूरा क्वेश्चन पेपर रहेगा। 3 घंटे जो आपको मिलेंगे उससे पहले आपको 15 मिनट रीडिंग के लिए मिलेंगे। याद रखिएगा, रीडिंग के लिए आपको 15 मिनट्स मिलते हैं। उनको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए कि इसमें आने वाले गद्य खंड को अच्छे से पढ़िए, उसके क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट करके रखिए। बहुत ध्यान से उनको पढ़ते और समझते चलिए। टाइम बचता है तो उससे आगे और बढ़िए और जो है क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़िए और समझिए। चलिए, ये हमने आपको बताया क्वेश्चन पेपर को पढ़ने का तरीका। अब साथ में जब हम आंसर शीट लिखेंगे तो उसको भी लिखने की कुछ तरीके होते हैं। पहली चीज़ आपको कि सिर्फ 2 कलर के पेन का इस्तेमाल करना है, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक पेन क्वेश्चंस लिखने, हेडिंग डालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ब्लू पेन आप आंसर लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब आती है पेंसिल की बारी। पेंसिल से आप स्केल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके अलावा किसी भी और किसी कलर का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे पूरे क्वेश्चन पेपर में। सपोज आपको कहीं कुछ बनाने की या ड्राइंग करने की ज़रूरत पड़ती है तो उस जगह भी आप सिर्फ पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी तरह के कलर्स का इस्तेमाल कहीं नहीं किया जाता, नो हाइलाइटर्स। अब राइटिंग बहुत ही साफ लिखिए, ठीक है, साफ एकदम हैंडराइटिंग होनी चाहिए, सुंदर सुंदर बना के लिखिए। फिर एक क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन को लिखते समय बीच में गैप दीजिए। वो गैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करता है एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन की तरफ में। अब उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास और क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके निर्देश हमारे इसमें दिए हैं। क्या दिए हैं निर्देश? इस प्रश्न पत्र के 4 खंड है, यानी कि आपको 4 खंड दिए हैं। का खंड में आपका अपठित गद्यांश रहेगा, जिसे हम पढ़ेंगे। उसके अंदर 5 से 6 क्वेश्चंस रहते हैं, उन्हें हमें सॉल्व करना होगा। ये 10 मार्क्स का रहता है। फिर उसके बाद में हम आते हैं व्याकरण। व्याकरण हमारा रहता है क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 17 तक, जिसके अंदर 16 क्वेश्चंस आते हैं जो आपके 1 मार्क्स ईच रहेंगे। ठीक है, ये हमारा खंड खा रहेगा, पूरा टोटल व्याकरण से रिलेटेड। फिर उसके बाद हमारा आता है खंड गा। खंड गा हमारा पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड रहेगा। पाठ्य पुस्तक हमारी क्या है? हमारी 2 पाठ्य पुस्तकें हैं, एक स्पर्श है, एक संचयन है। इन दोनों को हम कायदे से जितना भी हमने आपको पढ़ाया है अच्छे से आप उनको पढ़ेंगे, करेंगे, समझेंगे और उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर इसके अंदर दिए रहेंगे। स्पर्श के 2 खंड है हमारे, गद्य खंड, काव्य खंड, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके पास में। फिर संचयन है, संचयन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आंसर्स आपके पास में आएंगे। अब उसके बाद आता है हमारा खंड घा। खंड घा में हमारे पास में क्या रहेगा? खंड घा में हमारे पास रहेगा वर्णात्मक लेखन। इसके अंदर हमारे पत्र रहेंगे, याद रखिए, पत्र आएगा, अनुच्छेद आएगा, संदेश आएंगे, आपका नारा लेखन आएगा। ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी? वर्णात्मक लेखन में। बस आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा टाइम आपको वर्णात्मक लेखन यानी खंड घा के लिए रखना है, क्योंकि उसमें आपको लिखने और सोचने के लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे अनुच्छेद होता है, पत्र होता है, संदेश होता है, संवाद होते हैं और नारा होता है। तो ये 5 जो चीज़ें हमारे पास में आती हैं, इन 5 चीज़ों को लिखने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो सारी चीज़ों को आपको टाइम के ऐसा एडजस्ट करना है कि आपको जो भी 15 मिनट जो क्वेश्चन पेपर में पहले रीडिंग के लिए दिए गए हैं उनको आप अच्छे से पढ़ना, अच्छे से आप गद्य पढ़ लो, आंसर ढूंढ लो। जैसे ही आपको आंसर शीट मिलती है आप उसको कम से कम 15 मिनट के अंदर वो खंड का कंप्लीट कर लो। खंड जो खा रहेगा, खंड खा में आपके पास जो 16 क्वेश्चंस आएंगे उन्हें आप भी 15 से 20 मिनट के अंदर करने की कोशिश कीजिए। उन 16 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, समझिए और सिर्फ आपको उसमें से एक सही आंसर चूज़ करके लिखना है। तो वो हमें करने में कम से कम आप मान लीजिए, चलिए हम ज़्यादा 25 मिनट आप ले लीजिए, 25 मिनट लीजिए। फिर उसके बाद में आपने 15 मिनट उधर लिए, 25 मिनट उधर आपने लिए, तो ये हो गए। अब आपके पास में आएगा पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, उनको करने के लिए आप कोशिश ये करिए कि आप उसे जो है 50 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करिए। फिर उसके बाद आपके पास सबसे ज़्यादा
टाइम जो है खंड घा के रहेगा, क्योंकि मान लीजिए 3 घंटे का समय है तो उसे आप कम से कम जो है 2 आवर्स 45 मिनट से कंप्लीट करिए, क्योंकि 15 मिनट हमें फिर से पूरा कोई आंसर शीट रिव्यू करनी, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, उसके लिए भी हमें समय चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको करनी है। अब दूसरा निर्देश क्या है, सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य है, मतलब जितने भी खंड दिए हुए हैं सारे क्वेश्चंस करने आपके लिए कंपलसरी हैं। फिर यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रम से दीजिए। तो कहने का मतलब है पहला खंड लिखेंगे, उसका क्वेश्चन आंसर देंगे, सारे 5-6 क्वेश्चन जो भी रहेंगे। फिर उसके बाद खंड खा के पूरे 16 क्वेश्चंस लिखेंगे, फिर खंड घा के सारे क्वेश्चंस लिखेंगे, फिर खंड जो है घा के लिखेंगे। सब लाइन से आप करेंगे। लाइन से करने से आपकी भी टाइम बचेगा और दूसरी चीज़ एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होगी, और आप भी जब रीचेक करोगे तो आपको भी रीचेक करने में आसानी होगी। तो इस तरीके से इन सारे निर्देशों का पालन करिए और अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स को लिखिए और समझिए। अब हमारे पास सबसे पहले आया खंड का। तो खंड क्या है? का अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश हमारा पढ़ा हुआ नहीं है, कोई भी कहीं से भी आ सकता है, लेकिन इसको करने का एक तरीका होता है, हम वो आपको समझाएंगे कि क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं हमें उसी तरीके से ही आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्या क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो भी अब क्वेश्चन पूछा इसको हम पढ़ेंगे, फिर जो इसके बाद क्वेश्चन है उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसी में से उसके आंसर ढूंढेंगे। चलिए देखते हैं कि पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं। मनुष्य का हृदय बड़ा ममतत्व प्रेमी है। कैसी ही उपयोगी और कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों ना हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उससे प्रेम नहीं करता। यानी कि कोई चीज़ अगर हमने किसी दूसरे की है तो चाहे जितनी भी कीमती हो, हमें उससे मतलब नहीं है। किंतु भद्दी से भद्दी काम में ना आने वाली वस्तु को भी मनुष्य यदि अपना समझता है तो उससे प्रेम करता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ हमारी है तो हम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पराई वस्तु कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो, कितनी ही उपयोगी क्यों ना हो, कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य दुख का अनुभव नहीं करता। अपनी वस्तु कितनी भी भद्दी हो, काम में ना आने वाली हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य को दुख होता है इसलिए कि वह अपनी चीज़ है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य पराई चीज़ से प्रेम करने लगता है। ममतत्व से प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम से ममतत्व। इन दोनों का साथ चोली दामन कासा है, ये कभी पृथक नहीं किए जा सकते। तो ये पूरा पैरा आपने पढ़ लिया, जो 15 मिनट आपको पहले मिले थे, अच्छे से पढ़ लीजिए। अब इसके क्वेश्चन आंसर खोजते हैं कि इसमें कैसे हमें देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य का हृदय कैसा होता है। तो अब इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा, इधर पैरा में। क्या दिया है, मनुष्य का हृदय बड़ा ममतत्व प्रेमी होता है। सिंपल दिया है, ठीक है ना, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर इतना ही लिखेंगे, मनुष्य का हृदय बड़ा ममतत्व प्रेमी होता है, क्योंकि इधर जो हमको आंसर क्वेश्चन दिया जा रहा है, याद रखिए क्या पूछा, कैसा होता है, तो आंसर का एंड भी हम वैसे ही करेंगे, मनुष्य का हृदय ममतत्व प्रेमी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य किससे प्रेम करता है। मनुष्य किससे प्रेम करता है, तो अब यहाँ से देखिए अब आएगा, मनुष्य क्या है, कितनी भी भद्दी से भद्दी और काम में ना आने वाली वस्तु को भी मनुष्य यदि अपना समझता है तो उससे प्रेम करता है। तो क्या लिखेंगे, मनुष्य, यहाँ पे किंतु की जगह हमारा क्या आ जाएगा, मनुष्य। मनुष्य भद्दी से भद्दी और काम में ना आने वाली वस्तु को भी अपना समझता है, यदि अपना समझता है तो उससे प्रेम करता है। बस सिंपल आपको इतना आंसर लिखना है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, मनुष्य किस वस्तु के नष्ट होने पर दुख का अनुभव नहीं करता। यानी अगर नष्ट हो गई है तो अनुभव उसमें उसको दुख नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या था, पराई वस्तु कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो, कितनी ही उपयोगी क्यों ना हो, कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य दुख का अनुभव नहीं करता है। ये मिल गया इसका आंसर। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चोली दामन का साथ किस किस का होता है। चोली दामन का साथ किस किस का था, ममतत्व और प्रेम का। इन दोनों का किसका, चोली दामन का साथ होता है। ममतत्व से क्या उत्पन्न होता है, ममतत्व से प्रेम उत्पन्न होता है ना। इसमें लास्ट लाइन में था, ये देखिए ये दिया है ना, ममतत्व से प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम से ममतत्व। इन दोनों का साथ चोली दामन का सा होता है।
फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है, पृथक के लिए समानार्थी शब्द बताइए। समानार्थी मतलब जिसका शब्द अर्थ बिल्कुल सेम हो, पृथक का जो अर्थ है वही अर्थ दूसरे का भी निकलना चाहिए। तो क्या दिया, पृथक मतलब क्या हो जाएगा इसका अलग, पृथक का अर्थ हो जाएगा अलग, पृथक मतलब कोई चीज अलग करना, और उसका समानार्थी हमारा क्या हो जाएगा अलग। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आपको पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ध्यान रखिए कि ये पैरा बहुत भाई 10 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर करने हैं आपको 10 मार्क्स के, तो इसमें भी आप 10 नंबर स्कोर कर ले जाएंगे। अब हमारे पास में आता है खंड खा। खंड खा हमारा क्या रहेगा, व्याकरण का रहेगा। अब हमारे पास 16 क्वेश्चन लगातार व्याकरण के आएंगे। तो व्याकरण के हमारे जो टॉपिक थे, उपसर्ग प्रत्यय वर्ग अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, शब्द पद, और जितने भी हमारे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, विलोम, पर्यायवाची, तो ये सभी हमारे इसके अंदर आएंगे। तो चलो हम देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक एवं व्यवस्थित वर्ण समूह क्या कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, शब्द, पद, वर्ण या शब्द समूह। कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पे समूह दिया है तो हम यहाँ लिख देंगे शब्द समूह। इन्होंने बात करी है वर्ण समूह की, यानी वर्ण जहाँ पर एकत्र होते हैं, और जो एकत्र होंगे तो वो स्वतंत्र भी रहेंगे, सार्थक यानी उनका अर्थ भी निकलेगा, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। जब हम वर्णों को व्यवस्थित रूप से लिखाते हैं, सार्थक रूप में उनका सार्थक अर्थ रहता है, यानी वो अर्थ के साथ व्यवस्थित करते हैं और वो स्वतंत्र रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे शब्द कहलाते हैं। ठीक, तो यह हमारा क्या रहेगा, इसका सही आंसर क्या होगा, शब्द रहते हैं। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को कि क्या चीज पूछी जा रही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हम पद उन शब्दों को कह सकते हैं। अब क्या पूछा है, पद हम किन शब्दों को बोलते हैं। तो एग्जाम्पल पहले पढ़ते हैं। पहला, जो वाक्य की आवश्यकता अनुसार बदलते हैं, यानी कि जो वाक्य में जैसे आवश्यक होता है हम उनको वैसे बदल देते हैं। जाहिर सी बात है हम पद को बदलते हैं उन्हीं के अनुसार। फिर जिनका अस्तित्व स्वतंत्र रहता है, नहीं ये तो गलत है। अस्तित्व, पद का अस्तित्व तो स्वतंत्र नहीं रहता, वो तो वाक्य में बंध जाता है। शब्द स्वतंत्र होते हैं, तो ये हमने गलत कर दिया। फिर जो किसी अर्थ को स्पष्ट ना करते हो, तो ये भी गलत है। पद तो अर्थ स्पष्ट करते हैं, तभी तो वाक्य का अर्थ निकलता है, तो ये भी हमारा गलत है। अब नेक्स्ट क्या है, जो व्याकरण के नियमों में बंध कर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। अब देखो, दो के हमें एकदम सही है, ठीक है, हमें दो सही लग रहे हैं, लेकिन निकालना हमें क्या है, एक निकालना है। तो अब पहला क्या है, जो वाक्य की आवश्यकता अनुसार बदलते हैं, सही तो है, लेकिन पद की सही परिभाषा यहाँ पर दी हुई है। जो पद की जो सही परिभाषा है वो यहाँ पर दी, क्या, जो व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। अर्थात अगर व्याकरण में उसमें कुछ चेंजेस व्याकरण के अनुसार अगर चेंज करने, जैसे संज्ञा के अनुसार चेंज करना है, वचन के अनुसार चेंज करना है, लिंग के अनुसार चेंज करना है, तो ये सब चीजें क्या आती हैं, व्याकरण के अनुसार चेंज होती हैं। तो इसलिए इसका सही अर्थ हमारा क्या है, हम पद उन शब्दों को कहते हैं जो व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। तो इस तरीके से हम एक एक को देखेंगे। अगर मान लो हमें कोई चीज़ सही लगती है, तो ऐसा नहीं कि हमने तुरंत उस पर निशान लगा दिया, ये काम नहीं करना है। जब मान लो अगर हमें दो सही लग रहे हैं, तो उन दो में से भी जो सही है हमें उसको निकालना होगा, ये याद रखना। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अनुस्वार के उच्चारण में अंग की ध्वनि कहां से निकलती है। ठीक है, अब ध्यान रखिए, अंग की ध्वनि हम कहां से निकालते हैं, तालु, मुख, गला, नासिका। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, हम मुख से निकालते हैं। ठीक, अब उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, निम्नलिखित में से उचित स्थान पर लगे अनुनासिक वाला शब्द कौन सा है। उचित स्थान पे लगा हुआ, ठीक है, सही जगह पर लगा हुआ। चलिए देखते हैं। पहला क्या दिया है, गांव। अब गांव में अंग की बिंदी कहाँ लगी है, गांव, गा पे, लेकिन क्या ये सही है, आप मुंह से बोल कर देखो, गांव, वा के ऊपर चंद्र बिंदी निकल रही है,
गांव को सही लिखने का तरीका क्या है? गांव, ठीक है ना। चंद्रबिंदी गा पे नहीं निकलती, गा स्वतंत्र आ रहा है, गाँव। फिर मुंह, जब हम मुंह में, तो ये तो हमारा क्या लिखा हुआ है, ये तो अनुस्वार लगा है, अनुनासिक तो नहीं है, तो इसलिए ये पहले ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब आंखें, आंखें एकदम सही है, आंखें में आ के ऊपर बिंदी निकलती है, आंखें, हम लोग बोलते हैं ना आंखें। चंद्रबिंदी कहाँ निकल रही है? आ के ऊपर निकल रही है। फिर क्या है? गदा, गदा में तो कुछ निकलता ही नहीं है, तो ये या गंदा हो सकता है, गदा की जगह क्या हो सकता है? गंदा। तो गंदा हमारा कहाँ? यहाँ पे लगेगा, तो वो तो हमारा अनुस्वार रहता है, अनुनासिक नहीं रहता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? महत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है? प्रत्यय कौन सा प्रयोग हुआ है? तो अब हम क्या बोलेंगे इसमें, देख रहे, ध्यान से देखिए। प्रत्यय निकालना है जो शब्द के अंत में लगता है, जो शब्द के अंत में लिखता है। तो ये वाह तो हम स्वतंत्र रूप से लिख ही नहीं सकते, क्योंकि आधा ता उसी पे डिपेंडेंट है, तो ये गलत है। वाह भी नहीं है, वाह और हा ये भी गलत है। अब हम अगर इसको हम बोलेंगे हत्व, तो हत्व अगर हम अलग कर देंगे प्रत्यय में, तो माँ का कोई अर्थ निकलना, क्योंकि मूल शब्द का तो हमेशा अर्थ निकलना चाहिए, तो नहीं है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हमारा इस्तेमाल हो रहा है? त्व। देखिए मह, मह, ये महत जो है महान प्लस त्व होता है, ठीक है। तो ये क्या बनता है? महत्व, किसी चीज की महानता के साथ में बनता है। ठीक, क्लियर हो गया आपको? इसमें त्व शब्द जो है वो हुआ है, महा प्लस त्व। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या दिया? संस्कृत भाषा से लिया गया उपसर्ग कौन सा है? याद रखिए, संस्कृत भाषा से, हमने आपको बताए हैं उपसर्ग दो तरीके से हिंदी से होते हैं, संस्कृत से होते हैं, और आगत शब्दों से होते हैं। आगत मतलब दूसरी भाषाओं से, जो हमारे उसमें भाषा में आकर मिल गए हैं। तो इसमें हमें संस्कृत के बताने हैं। तो संस्कृत, अब जैसे चीफ जो है, चीफ तो हमारा आगत है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, तो ये भी हमारा नी हमारा हिंदी भाषा का है। भर, भर हमारा जो है दूसरी भाषा से लिया गया है। अभी, अभी हमारा क्या दिया है? संस्कृत भाषा से लिया गया आपका उपसर्ग है। तो बस आपको देखना है, आप हमारे उपसर्ग प्रत्यय वाले वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसमें आप पूरी तरीके से जान पाएंगे कि हिंदी के उपसर्ग कौन से हैं और संस्कृत के उपसर्ग कौन से हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है? ध्यान से देखिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें अगर हम देख रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का इस्तेमाल किया है। तो अब देखिए, अक्लमंद, अगर हम उपसर्ग अलग करते हैं आ, तो क्ल का कोई मतलब नहीं, मंद का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर तो कोई वही नहीं निकल रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। धार्मिक, तो धार्मिक में धर्म प्लस इक है, ठीक है। धार्मिक कैसे है? धर्म प्लस एक, ठीक, ये गलत है, मतलब ये भी, इसमें भी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों नहीं दिए। आनंदित, तो ये आनंद है, ठीक है, आनंद प्लस इत, आनंद प्लस इत है, तो ये भी नहीं है। अब हमारा सही क्या है? सुव्यवस्थित। कैसे आएगा? अब है सुव्यवस्था प्लस इत, अब देखो कैसे आएगा। सु व्यवस्था प्लस इत, सुव्यवस्थित, ठीक है। ये इस तरीके से, अब देखें, आप बोलेंगे इसमें मैम आ की मात्रा लगी है, ये ई है, तो जब दो शब्दों के एंड में, एक शब्द के एंड में और प्रत्यय उपसर्ग के शुरू में किसी भी मात्रा का हो, तो उसमें एक मात्रा का लोप हो जाता है, यानी कि वो मात्रा हट जाती है। तो ये क्या होगा हमारा, जो हमने व्यवस्था का जो ये लिया है, व्यवस्था का ये आ हट जाएगा और इत ऐसे करके, यहां से इत ऐसे करके लग जाएगा। क्लियर? तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित में आपका जो है उपसर्ग भी है,
मूल शब्द भी है और प्रत्यय भी है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, अधि उपसर्ग किस भाषा से लिया गया है? तो अधि उपसर्ग हमारा संस्कृत भाषा से लिया गया उपसर्ग है। क्लियर? आपको ये ध्यान से पढ़ने होंगे, याद रखिएगा, ये कहीं से भी पूछ सकते हैं, ये हिंदी का है कि ये संस्कृत का है, तो उसके लिए सारे उपसर्ग प्रत्यय आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कौन से हिंदी के हैं कौन से संस्कृत के हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, इतिहास गवाह है कि डैश लोग ही डैश का साथ देते हैं। उपयुक्त जो है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का प्रयोग करिए। तो जो डैश हमारे पास में जो दिया गया है उसमें दिया है, चलो एक एक करके दे देते हैं। इतिहास गवाह है कि अच्छे लोग ही अच्छों का साथ देते हैं, बैठ तो रहा है। फिर गवाह है कि डैश डैश लोग डैश का साथ देते हैं, यानी कि बेकार लोग काम चोर का साथ देते हैं। याद रखिए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं, जो सुनने में एक जैसे लगे मगर अर्थ अलग है, लेकिन अच्छे और अच्छों दोनों का मतलब सेम है, ठीक है ना, दोनों का मतलब सेम है, यहाँ पर अर्थ अलग नहीं है, इसलिए ये पहले ही गलत हो जाता है। फिर उसके बाद में आता है बेकार और कामचोर, ये तो सुनने में ही एक जैसे नहीं लग रहे, तो ये तो श्रुति सम में आएंगे ही नहीं हमारे, तो ये फिर से गलत हो गए। फिर फोर्थ देखिए, अपने परायों का साथ देते हैं। हमें क्या बैठ रहा है वो नहीं देखना, सबसे पहले हमें देखना है इसमें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं कौन से। तो इसमें जब हम देख रहे हैं, जैसे पहला वाला, इन दोनों का अर्थ एक ही जैसा है, तो ये गलत हो गए। ये सुनने में ही श्रुति सम नहीं है, तो ये भी गलत हो गए। फिर अपने परायों का साथ देते हैं, ये तो विलोम हो गया, अपना पराया, इनका अर्थ अलग है मगर ये सुनने में श्रुति सम नहीं है, सुनने में एक जैसे नहीं लग रहे, तो ये गलत हो गया। अधम अधर्म, अधम और अधर्म ये दोनों जो हैं ये एकदम सही हैं। तो यहाँ पर क्या देंगे, इतिहास गवाह है कि अधम लोग ही अधर्म का साथ देते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, अधम लोग, अधम मतलब जो गलत होते हैं, अधम लोग ही अधर्म का साथ देते हैं, जो बुरे या गलत होते हैं वो ही अधर्म का साथ देते हैं, यानी कि गलत धर्म का साथ देते हैं। याद रखिए, ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए देखिए, बहुत अगर हम सबको हम बैठा लेंगे तो फिलअप्स में सारे सही बैठेंगे, लेकिन क्या होगा, हमारा श्रुति सम आपको ढूंढना है कि जो सुनने में एक जैसे लगे और अर्थ भिन्न हो, तो ये चीज आपको ध्यान रखती हुई चलनी है। तो यहाँ पर हमने आपको इस तरीके से यहाँ पर बताया। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म से कीजिए। डैश वाक्यों में डैश संज्ञा भर, क्या दिया है। अब सबसे पहले ध्यान है, उपर्युक्त उचित, उपयुक्त और उचित, उपयुक्त का और उचित का दोनों का ही सही सेम मतलब होता है, अर्थ अलग नहीं। उपयुक्त मतलब सही और उचित मतलब भी सही, तो दोनों तो यहाँ पर अलग ही हो गए, मतलब दोनों के अर्थ सेम है, तो ये गलत हो गया। फिर उसके बाद है उपर्युक्त या उपयुक्त, क्या दिया है, उपर्युक्त वाक्यों में उपयुक्त संज्ञा भरिए, यानी ऊपर लिखे वाक्यों में, ठीक है, उपर्युक्त वाक्यों में यानी ऊपर लिखे वाक्यों में उपयुक्त संज्ञा भरिए, जो सही संज्ञा है वो आपको भरनी है, ये तरीके, ठीक है। तो ये वाला हमारा एकदम सही है। फिर क्या, निम्नलिखित और उपयुक्त, ये तो सुनने में ही एक जैसे नहीं लग रहे हैं, तो फिर वो वहां से गलत हो गया। फिर क्या है, उपर्युक्त और सही, ये भी श्रुति सम नहीं लग रहे हैं, तो सही हमारा क्या हुआ, यहाँ पर उपर्युक्त वाक्यों में, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऊपर युक्त वाक्यों में उपयुक्त, उपयुक्त संज्ञा शब्द भर, ये सही इस तरीके से आएगा। क्लियर आपका। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछ रहा है, अनुपम शब्द का पर्यायवाची क्या है। अनुपम कहते हैं, उसकी छटा एकदम अनुपम थी, तो क्या होगा, अनुपम का सही पर्यायवाची है अनोखा। पताका किसका है, हमारा झंडे का। वारी हमारा किसका है,
समुद्र का, वारिद जलज आता है ना वारी। फिर पट यानी दरवाजे का रहता है या वस्त्र का रहता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है हमारा लास्ट वाला नंबर 4 आपका अनोखा। अब आता है 13 हमारा क्या है, ग्रह शब्द का पर्यायवाची बताइए। समीर, योग्य, निकेतन, सुत। तो समीर क्या है, किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, हवा के लिए। योग्य मतलब कुशल का पर्यायवाची है। निकेतन किसका है, ग्रह का। ग्रह का क्या है, घर, आलय, निकेतन, सदन हम पढ़ते हैं ना, तो इसका सही क्या है, निकेतन। और सुत का किसका पर्यायवाची है, सुत है पुत्र का या बेटा का पर्यायवाची है। तो इस तरीके से निकालेंगे, ध्यान से देखिए कौन किसका पर्यायवाची है, तब आपको उसमें सही करना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब आया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यति शब्द का विलोम बताइए। सती, विष, गति, मति। यति, गति। यति मतलब यहीं पर रुकना, गति मतलब कोई चीज चलायमान हो। तो यति का सही विलोम क्या है हमारा, गति। ठीक, क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, आमिष शब्द का विलोम बताइए। सुगम, उमेश, वरिष्ठ, निरामिष। आमिष का क्या होगा, निरामिष, और आमिष का विलोम है निरामिष। ध्यान रखिए कुछ चीजें सुनने में सेम होती है, हमारी आंखों के सामने होती है, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। सिंपल हम देख रहे हैं आमिष, निरामिष, तो इसको इसी तरीके से हम लगाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है, जो वह आज आते तो कितना अच्छा होता। किस प्रकार का वाक्य है, तो अब बताना है। जो वह आज आते तो कितना अच्छा होता, हमने आपको बताया था कि जहां पर दो वाक्य हों, दो क्रियाएं हों, दो कर्ता हूं, वहां पर संकेतवाचक वाक्य होता है। मतलब एक वाक्य की क्रिया दूसरे वाक्य की क्रिया पर डिपेंडेंट रहती है। जैसे हमने दिया, जो वह आते तो कितना अच्छा था, आने की क्रिया किस पे आती है, अच्छा होने पर डिपेंडेंट हो रही है हमारी, ठीक है, ये इस पे डिपेंडेंट हो रही है। तो ये हमारे क्या है, संकेतवाचक वाक्य। ये हमारा कौन सा है, संकेतवाचक वाक्य। अब ये क्यों, अब संदेह सूचक क्यों नहीं हो सकते, संदेह सूचक तो कोई वाक्य नहीं, तो संदेहवाचक होता है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपके सामने रख दिया, तो ये यहाँ पर गलत है। फिर संयुक्त वाक्य हमारा अर्थ के आधार भेद में नहीं आता, वो किस में आता है, आपका रचना के आधार भेद में आता है, तो ये यहाँ गलत है। इच्छा बोधक कोई वाक्य नहीं होता, इच्छा वाचक होता है। तो ये जरा जरा सी मिस्टेक्स पे भी ध्यान रखिएगा, बोधक, सूचक, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, तो ये भी हमारा गलत है। अब जैसे संदेहवाचक क्या रहता है हमारा, संदेहवाचक जहां पर हमें डाउट रहता है, तो वहां हम शायद या संभवतः लगाते हैं। संयुक्त वाक्य हमारे सिलेबस में ही नहीं है, संयुक्त वाक्य किस में आता है, वो रचना के आधार पर वाक्य के भेद में आता है। फिर इच्छा बोधक कहाँ आता है, इच्छा बोधक शब्द नहीं होता, इच्छावाचक होता है। जहां पर हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, शुभकामनाएं दे रहे हो, मंगल कामना कर रहे हो, तो उस जगह हमारा क्या रहता है, आपका इच्छावाचक वाक्य रहता है। तो ये हमने आपको यहाँ पर क्लियर किया। अब इसके बाद में हमारा क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, वाक्य के किस प्रकार में प्रश्न पूछे जाते हैं। हम किस में प्रश्न पूछते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम जैसे हम आपसे पूछें कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों यहाँ आए हो, तुम वहाँ क्यों नहीं गए, तो यहाँ पर हम सारे प्रश्न पूछे ना। तो जब हम प्रश्न पूछते हैं तो कौन सा वाक्य रहता है हमारा, वो वाक्य रहता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये हमारा कौन सा वाक्य में, वाक्य के किस प्रकार में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वाक्य के कौन से प्रकार में प्रश्न पूछे जाते हैं, हम प्रश्नवाचक वाक्य में हम जो है प्रश्न पूछते हैं। फिर वही इच्छाबोधक हम बताते हैं कि कैसे हमारा दूसरा आया है। तो ये हमारा सही क्या है, विधिवाचक में एक सिंगल वाक्य रहता है, संदेहवाचक में जहां हमें डाउट रहता है। तो इस तरीके से हमने अपना व्याकरण का खंड पूरा किया। अब हम देखेंगे खंड गा, खंड गा जहां हमारी पाठ्य पुस्तक रहेगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं हमारा आ गया खंड गा। तो खंड गा हमारा क्या था, पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक हमारी मतलब कि स्पर्श और संचयन से लिए गए प्रश्न उत्तर आएंगे यहाँ पर। उनमें भाव स्पष्ट करना, काव्य सौंदर्य बताना, ये भी आ सकता है।
तो अब कैसे आएगा चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया है खंड गा का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बोला गया है ये 6 अंक के और 3 क्वेश्चन दिए हैं, यानी कि ये सभी हमारे पास में कितने 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, दुख का अधिकार कहानी से स्पष्ट होता है कि पैसे की कमी और अभाव आदमी को दुख मनाने का भी अवसर नहीं देती, कैसे और क्यों। तो ये आपको पाठ के आधार पर बताना है। तो पैसे की कमी किसको थी, उस खरबूजा बेचने वाली औरत को। अब उसका पुत्र मर गया था मगर उसको दूसरे ही दिन खरबूजा बेचने के लिए बाजार में आना पड़ा। क्यों, क्योंकि उसके जो पोते थे वो सभी भूख से बिलख रहे थे, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि घर में जो कुछ भी खाने के लिए था वो सभी बेटे के दाह संस्कार के लिए उसने बेच दिया था बुढ़िया ने। और बहू जो थी वो बीमार पड़ी हुई थी, इसलिए वो भी नहीं आ सकती थी। तो यहाँ पर कि पेट जो लोग गरीब होते हैं, दुखी, वो उनको जो है दुख मनाने का भी अधिकार नहीं रहता। क्यों, क्योंकि उनकी ज़रूरतें उनको दुख मनाने का समय देती ही नहीं है। इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अतिथि देवो भव उक्ति की व्याख्या करें, तुम कब जाओगे अतिथि पाठ के आधार पर। तो अतिथि देवो भव का मतलब क्या होता है, अतिथि देव के समान होते हैं। तो इस जो पाठ हमारा था अतिथि तुम कब जाओगे, इसमें जो जो हमारे अतिथि हैं वो आते हैं और रुक जाते हैं, जाते नहीं हैं। तो उसमें यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर अतिथि देव के समान नहीं थे, अर्थात वो आए और जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन प्रभु जो हैं वो यानी कि अतिथि यानी कि देव जो ईश्वर होते हैं वो आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि ईश्वर अगर बहुत समय तक इंसानों के सानिध्य में रह जाएं, इंसानों के साथ में रह जाएं, तो वो अपना ईश्वरत्व खो देते हैं। इसलिए जो है वो आते हैं, दर्शन देते हैं और चले जाते हैं। तो उसी प्रकार अतिथियों को भी होना चाहिए कि वो आएं, एक दिन के लिए रुकें, हाल चाल लें, अपना हाल चाल बताएं, आवभगत करें और चले जाएं। तो इस तरीके से, क्योंकि एक समय के लिए आएंगे तो हम आवभगत भी कर पाएंगे, अगर बहुत दिन के लिए रहेंगे तो हम उनकी आवभगत भी उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ लोग ईश्वर को रिश्वत क्यों देते हैं, ऐसे लोगों को लेखक क्या सुझाव देते हैं, धर्म की आड़ पाठ के आधार पर बताइए। तो धर्म के आड़ पाठ में क्या था कि लोग ईश्वर तक पहुंचने के लिए कहते हैं ना कि आपको हम दूसरी लाइन से ले जाएंगे, आप पैसे दे दीजिए, हम वहां तक के दर्शन करा लाएंगे। तो ये क्या हुआ, एक क्या हुआ, रिश्वत देने का हुआ। ईश्वर को रिश्वत देते हैं, कैसे देते हैं कि आप हमें एग्जाम में पास करा लीजिए, हम आपको 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, आप मेरा फला काम कर दीजिए, हम जाकर अपने सर के बाल दान कर देंगे। तो ईश्वर को ये रिश्वत नहीं चाहिए होती है, ईश्वर तो कोई भी काम बड़ी आसानी से कर देते हैं, आपको बस आपकी जो है श्रद्धा वो सच्ची होनी चाहिए, वो आपको। तो यही सब चीज़ें जो हैं धर्म की आड़ पाठ में लेखक ने बताई थी। तो इनको एक्सप्लेन करना है, ध्यान रखिए। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, ये 2-2.5 लाइन से या ज़्यादा 3 लाइन से ज़्यादा नहीं जाने चाहिए इनके आंसर, इससे ज़्यादा फिर वो और ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस में रहेंगे। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो ये सिर्फ कितने में रहेंगे आपके, सिर्फ 2 या 2.5 लाइन के अंदर ही रहेंगे। अब हम आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है, अब देखिए दुख का अधिकार पाठ के आधार पर बताइए, वृद्धा का बाजार में खरबूजे बेचना वहां खड़े लोगों को बेहयाई क्यों लगी। एक तो ये क्वेश्चन दिया, फिर इसमें आपके साथ ऑप्शन में दिया, आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन में ले सकते हैं। क्या, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ के आधार पर उनका वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम पहला वाला देखते हैं, दुख के पाठ के आधार बताइए कि वृद्धा का बाजार में खरबूजे बेचना वहां खड़े लोगों को बेहयाई क्यों लगी। क्यों इसलिए बेहयाई लगी, क्योंकि उसका बेटा मरा और उसके दूसरे ही दिन वो पैसा कमाने के लिए बाजार में आ गई, इसलिए वहां पर खड़े लोगों को वो बेहयाई लग रही थी। क्योंकि अगर बच्चा खत्म हुआ है तो वो सूतक का समय था, उस समय घर के लोगों को बाहर ही नहीं निकलना था, और बुढ़िया जो है वो सामान लेकर बाजार में चली आई थी और दूसरे लोगों को पाप का भागी बना रही थी, इसीलिए वहां बाजार में खड़े लोगों को उसका खरबूजा बेचना बेहयाई लगा। क्योंकि वो अपने बेटे का, जब उनको ये लग रहा था कि वो अपने बेटे का दुखी नहीं मनाना चाहती, वो सिर्फ पैसे कमाने में लगी हुई है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए थे। तो एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में बचेंद्री पाल जी ने बताया था कि जब उन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ाई करी थी तो सारा बताया था। तो उसमें क्या था, एक बेस कैंप था और फिर ऊपर तक के 4 कैंप बनाए गए थे। 4 कैंप के बाद वो सीधे शिखर पर पहुंच गई थी। तो वो हर एक कैंप, जो बेस कैंप बनाया जहाँ पर ये लोग ने जाकर ट्रेनिंग ली थी, ऊपर चढ़ने के बारे में चीज़ें बताई गई थी, जहाँ पर प्रेमचंद जी ने बताया था ऐसे से आपको चढ़ना है। फिर प्रेमचंद जी जो अगुवाई करके लेकर गए थे, जिनका रास्ता साफ करना जिनका काम था और कैंप बनाना था। तो कैंप 1 था, कैंप 2, कैंप 3 और कैंप 4 तक के कैंप बनाए गए थे। और वो सभी कैंप किस किस चीज़ों से रिलेटेड थे ये भी आप चीज़ें मेंशन करेंगे। जैसे बेस कैंप में पहुँचे तो उन्होंने क्या क्या किया, फिर बेस 1 में पहुँचे तो फिर उन्होंने आगे बढ़ने की क्या तैयारी करी, बेस 2 में जब पहुँचे तो उन्होंने आगे क्या क्या किया। तो वो सारी चीज़ें जैसे कैंप आप जब सबसे ऊपर हेडिंग डालोगे बेस कैंप के बारे में लिखोगे। फिर कैंप नंबर 1, कैंप 2 में क्या हुआ, कैंप 3 में हुआ, कैंप 4 में हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप एक एक करके हेडिंग डालोगे और सारी जानकारियाँ बताएंगे आप। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 6 अंक के, यानी कि फिर हमारे पास में कितने आए, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आए। ठीक, अब क्या पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन, पहला है भाव स्पष्ट कीजिए, जैसे चितवन चंद चकोरा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया था, किसकी एक ये थी, ये रैदास जी की थी। रैदास जी ने क्या बताया था, मेरे प्रभु और मैं किस प्रकार हूँ, जैसे कि चांद जो है वो हमें, चांद को हमेशा कौन ताकता रहता है, चकोर। तो मेरे प्रभु कैसे हैं, चांद हैं, और मैं क्या हूँ, चकोरा। अर्थात मेरा जीवन जो है उन्हीं से बंधा हुआ है, मैं जब तक जीवित रहता हूँ मैं उन्हीं को देखता रहता हूँ। जैसे कि जो चकोर होता है वो हमेशा चांद को देखता रहता है। तो ये पूरी पंक्ति आप इस वाले में जो है स्पष्ट करेंगे। फिर दूसरा क्या है, रहीम ने प्रेम के संबंध में किसका उदाहरण दिया है, प्रेम और धागे में क्या समानता है। तो प्रेम के संबंध में क्या था, बोला था पंक्ति, रहीमन क्या था, प्रेम का धागा मत तोड़ो, ना टूटे तो चटकाए और चटकाए तो गांठ पड़ जाए, इस तरीके से था ये। तो इसमें क्या था, प्रेम और धागे में क्या बताया था उन्होंने, प्रेम का उदाहरण देते हुए बताया था कि जिस प्रकार प्रेम का संबंध एक बार टूट जाता है और दोबारा नहीं जुड़ता, यानी कि जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाता है और दोबारा जोड़ने से भी नहीं जुड़ता, और अगर हम उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार प्रेम का संबंध भी होता है। यानी कि एक बार अगर वो टूट जाए तो वो दोबारा नहीं जुड़ता, और अगर दोबारा जोड़ने की कोशिश की जाए तो उसमें पहले जैसी बात नहीं रह जाती। क्यों, क्योंकि जिस कारण से वो टूटा था वो खटास दिल के अंदर रह ही जाती है। फिर अब नेक्स्ट क्या गया है, दी गई पंक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए उनका अर्थ सौंदर्य बताइए, यानी इसके अर्थ का क्या सौंदर्य। हाय बड़ी चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। तो ये कौन सा उसका दिया गया है आपका, एक फूल की चाह में। तो उसमें क्या था, सुखिया जो है वो बहुत ही चंचल थी, कभी एक जगह एक पल नहीं बैठती थी, मगर जब वो बीमार हुई तो वो क्या हुआ, वो पलंग पर तेज ज्वर के कारण एकदम एक पत्थर नुमा जो है वो चुपचाप लेटी हुई थी, एकदम शांति के साथ में। तो इसका अर्थ सौंदर्य क्या हुआ, पहले तो आप ये पूरा चीज को एक्सप्लेन करोगे। तो इसमें कवि ने जो है ना, सुखिया को शांति से पलंग पर पड़े हुए का बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। इनकी भाषा सरल और सौंदर्यपूर्ण है, इस तरीके से इसका भाव स्पष्ट करेंगे। याद रखिए कि ऐसे बहुत सी चीजें आपके सामने आएंगी कि आपको समझ में नहीं आएगा। अर्थ सौंदर्य वाले भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं कि उनमें अर्थ सौंदर्य किस तरीके से स्पष्ट होता है, तो यही आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर जब हम अर्थ सौंदर्य स्पष्ट करेंगे तो पहले जो ये 2 लाइन जो हमारी दी हुई है, इसके अलावा जो पहले इसके 2 लाइन है उनका अर्थ स्पष्ट करेंगे, फिर इसका अर्थ स्पष्ट करेंगे, फिर बताएंगे कि उन्होंने कितनी सुंदरता के साथ बीमारी में पड़ी हुई एक लड़की का इतना अच्छा चित्रण किया हुआ है, कैसे वो चंचल लड़की थी और अब ज्वर के कारण शांति से जो है वो पलंग पर लेट गई है। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है, अब
खंडगा में ही हमारा अब शुरू होता है। रहीम ने अपने दोहों में छोटी वस्तुओं का महत्व प्रतिपादित किया है, इसे सोधारण स्पष्ट कीजिए। तो रहीम जी ने अपना, और जैसे उन्होंने बोला सुई और तलवार के उदाहरण बताए, धागा का उदाहरण बताया, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के उदाहरण बताए हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मेंशन करी कि छोटी छोटी वस्तुओं के द्वारा हमारे जो जीवन, यानी कि जो हमारा जीवन रहता है, उससे रिलेटेड ही बहुत ही गहरी चीज़ों का संबंध बताया है। तो वो आपको यहाँ पर पूरे उदाहरण के साथ स्पष्ट करना होगा, जितने भी उन्होंने अपने दोहों में बताए हैं, याद रखिए। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, ये आपको कॉपी में नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आपको दोहों को देखना पड़ेगा कि उन्होंने दोहों में क्या क्या चीज़ें हमको एक्सप्लेन की थी, तो वो सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी। फिर वो सारी चीज़ें एग्जाम्पल पॉइंट वाइज आप दे सकते हैं, इसमें 1 2 3 करके भी आप पॉइंट वाइज दे सकते हैं। अब इसमें ऑप्शन भी क्या है, इन दोनों में से एक करना है। तो क्या दिया, महामारी से सुखिया पर क्या प्रभाव पड़ा, इससे उसके पिता की दशा कैसी हो गई, एक फूल की चाह कविता में बताइए। तो महामारी का क्या असर पड़ा, महामारी से कारण सुखिया को बहुत तेज ज्वर आ गया, और जिसके कारण वो बहुत ही कमजोर हो गई और वह पलंग पर पड़ गई। पलंग पर पड़े पड़े वो बेहोश हो गई। इस सभी स्थिति को देखकर उसके पिता बहुत ज्यादा विचलित और परेशान हो गए, और जो है उसको ठीक होने की कामना करने लगे। इसी कामना की चाह में वो देवी बा के मंदिर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर उन्हें दंड भी प्राप्त होता है, और अंत स्वरूप क्या होता है, वो सुखिया जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। और जो है उसके पिता उसको अंतिम बार भी गोद में नहीं ले पाते हैं, उसका चेहरा तक नहीं देख पाते, क्योंकि जब वे कारावास से छूटते हैं तब तक सुखिया का दाह संस्कार किया जा चुका होता है। तो इस तरीके से दोनों की स्थिति, यानी कि सुखिया की जो स्थिति थी और उसके पिता की जो स्थिति थी, वो दोनों ही आपको यहाँ पर बताते हुए चलना है। अब हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए 6 नंबर के। तो 6 नंबर के हैं, तो ये कितने होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन। कोई भी आप अटेम्प्ट कीजिए, 3 नंबर का एक आएगा। अब देखिए ये हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हमारे संचयन बुक से आए हैं। संचयन बुक में जो हमने पढ़ाए थे, जो चैप्टर पढ़े थे, ये उसके क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। तो क्या पूछा गया, लेखिका महादेवी वर्मा गिल्लू को अत्यधिक स्नेह करने के बावजूद लिफाफे में बंद क्यों कर देती थी, यानी लिफाफे क्यों, क्योंकि जो है ना, कहने का मतलब ये था, लिफाफे में बंद करने का मतलब उसको जो है पिंजरे में रखती थी, यानी रूम के अंदर रखती थी। तो क्यों ऐसा करती थी, कि कहीं उसको कोई बाहरी प्राणी नुकसान ना पहुंचा दे। ये चीजें थी, वो प्राणी तो छोटा सा था, और उसको कोई बाहरी प्राणी नुकसान ना पहुंचा दे, वो कहीं इधर उधर भटक ना जाए, इस वजह से उसको हमेशा बंद रखती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हामिद खां और लेखक के बीच कब और किस प्रकार का संबंध स्थापित हो गया। अब कब स्थापित हुआ था, जब लेखक पाकिस्तान गए थे। लेखक पाकिस्तान गए और वो बहुत ही भूख प्यास से परेशान थे, उन्हें खाने के लिए नहीं मिल रहा था और गर्मी से भी बहुत विचलित थे। तो एक जगह से गुजरते हैं, तो वहाँ से बहुत ही ताज़ी ताज़ी रोटियाँ सिकने की महक आती है। तो लेखक उस होटल में प्रवेश कर जाते हैं और खाना खाने की इच्छा जताते हैं। उनकी बातचीत से जो है वहाँ के मालिक अर्थात हामिद खां को ये आभास होता है कि वो एक हिंदू हैं। तो वो पूछते हैं, हामिद खां जो है लेखक से पूछते हैं, क्या आपको एक मुसलमानी होटल में खाना खाना मंजूर है, क्या आप एक हिंदू हैं। तो वो बोलते हैं, हाँ मैं एक हिंदू हूँ और मुझे एक मुसलमानी होटल में खाना खाना पसंद है, क्योंकि हम अपने देश में अगर हमें अच्छा पुलाव या बिरयानी खानी हो तो हम मुसलमानी होटल की तरफ ही जाते हैं और वहाँ पर बहुत ही प्रेम से हम खाते हैं। तो इस तरीके से हामिद खां से जो है लेखक बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और जो लेखक भारत की जो रूपरेखा खींचते हैं हामिद खां के सामने, इन सभी से हामिद खां बहुत प्रभावित हो जाते हैं और भारत आकर एक बार जो है उसके दर्शन ज़रूर करने चाहते हैं, जहाँ पर सौहार्द इतनी अच्छी तरीके से फल फूल रहा है, जहाँ पर किसी भी तरीके की जात पात का कोई भी अंतर नहीं है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, रघुनाथ काका कौन थे, उन्हें लोगों ने निषाद राज क्यों कहना शुरू कर दिया था, दिए जल उठे पाठ के नाम पर बताइए। तो रघुनाथ काका क्या थे, जिन्होंने दिए जलाए थे।
ठीक है, याद है, नदी पार करने के लिए। तो वो पूरा आप उनको, उनके बारे में आपको बताना है और क्यों उनको निषाद राज कहा जाता था, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। याद रखिए, सारे चैप्टर्स को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन जो हमने पाठ्य पुस्तक में नहीं होते वो भी पूछे जाते हैं। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन आंसर याद कर लिए, बिल्कुल नहीं। चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीच में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, ये कौन थे, वो कौन थे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पार्ट को समझिए। जब आप पार्ट समझ लोगे, क्वेश्चन आंसर पढ़ लोगे, तो आपके माइंड में पूरी तरीके से वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो अब कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लो, आप बहुत ही ईजी तरीके से वो सारा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर करे। अब हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 23। तो अब 23 से हमारा क्या शुरू हो रहा है, खंड घा। खंड घा मतलब लेखन। अब लेखन के अंदर यानी कि अब आपको यहाँ से सारी चीजें डिटेलिंग में देनी होंगी। कैसे, आपके पास अनुच्छेद आएगा, पत्र आएगा, संवाद है, संदेश लेखन है, नारा लेखन है। तो यहाँ से अब आपके पास 5 क्वेश्चन रहेंगे जो डिटेलिंग में लिखने होंगे, और इनको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के साथ लिखिएगा। याद रखिए कि जितना आप, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा लिखते जा रहे हो, इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, एग्जामिनर इतना पढ़ेगा भी नहीं। तो उसमें आपको करना क्या है, सबसे ज़रूरी है कि वर्ड लिमिट्स देखनी है, किसकी कितनी वर्ड लिमिट है, और जितनी वर्ड लिमिट दे रही है उसी में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, विज्ञान और हमारी दिनचर्या विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों का अनुच्छेद लिखिए। तो ये जो अनुच्छेद लिखना है ये आपको 1 से 1.5 पेज, यानी कि मान लीजिए 1.5 पेज तक का आपको लिखना है, इससे ज़्यादा आप आगे नहीं बढ़िएगा। तो अब क्या है, विज्ञान और हमारी दिनचर्या। हमारी दिनचर्या में तो विज्ञान भरा पड़ा है आजकल के समय में, हम कहीं भी देख लें। अब सुबह उठकर जब हम शीशा देखते हैं, ठीक है, सुबह हम उठे तो सबसे पहले शीशा देखेंगे, शीशा देखने का काम करते हैं, तो वो क्या है, वो भी एक विज्ञान ही है। नल खोला, नल में पानी आ रहा है, तो वो किसके थ्रू आया, विज्ञान के थ्रू आया। ऐसे तो तालाब और नदी में पानी मिलता था, अब क्या नल खोलने में वहाँ विज्ञान ने हमको वहाँ तक पहुँचाया। अब हम जब फ्रेश अप होकर निकले नहा धो के, अब किचन में पहुंचे चाय नाश्ता करने के लिए, गैस क्या है, विज्ञान के थ्रू हमें प्राप्त हुई। फैन चलाया, विज्ञान है। टीवी चलाया, विज्ञान है। चारों तरफ तो हमारे विज्ञान है। तो इसी को आपको पूरा अनुच्छेद बनाकर लिखना है। अब इसमें सेकंड ऑप्शन हमें क्या दिया, प्रातःकालीन भ्रमण विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए। तो देखिए, अब ये जो हम दोनों लिख रहे हैं, इसका एक हम सबसे अच्छा तरीका बताते हैं कि आप जो है कोई अनुच्छेद लिखना चाहते हैं। अनुच्छेद क्या है, निबंध को छोटा कर दिया गया। निबंध हम लोग लिखते थे 200 से 250 शब्दों के बीच में, लेकिन अब हमारे पास क्या आ गया है, उन्होंने उसको छोटा करके अनुच्छेद कर दिया है। तो अनुच्छेद में उसको कितना लिमिट में कर दिया, 80 to 100 में। अब 80 to 100 में जब उन्होंने किया, तो अब हमें कंटेंट भी छोटा ही लिखना है, मगर उसमें सारी बातें बतानी है। तो बातें बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो कुछ लिखना चाहते हैं उसे 3 हेडिंग्स में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो प्रातः, जैसे अब हमारे सामने है प्रातःकालीन भ्रमण, तो प्रातःकालीन भ्रमण में हम क्या पहले डालेंगे, प्रातःकालीन भ्रमण के फायदे। ठीक है, प्रातः, या आप चलिए पहले डाल लीजिए प्रातःकालीन भ्रमण हुआ क्या, समय। ठीक है, प्रातःकालीन भ्रमण का समय, कि किस समय, जब सूरज निकल आए तब उस समय, यानी कि एकदम उषा के समय उठिए, उषा के समय उठिए, जल्दी से फारिग होइए और भ्रमण के लिए निकल जाइए। समय आपको डिसाइड करना है। फिर उसके फायदे क्या होते हैं, फायदे आप सारे गिनाइए। क्या फायदे, एक हेडिंग ये हो गई, दूसरी ये हो गई। अब तीसरे में आप क्या बोलोगे कि जो लोग नहीं जाते हैं उनको सजेशन। ठीक है, जो लोग प्रातःकालीन भ्रमण में नहीं जाते हैं उनके लिए जो है सजेशन देनी, यानी कि उनको एक हम सलाह देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। तो आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे। अब जो हमने ये 3 हेडिंग्स डिसाइड कर ली, तो पहला पैरा हम यहाँ लिखेंगे, दूसरा पैरा यहाँ लिखेंगे और तीसरा पैरा यहाँ लिखेंगे। मगर याद रखना ये हेडिंग्स हमें जो है मेंशन नहीं करनी है कॉपी में, बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो हम पहला पैरा इस समय के हिसाब से लिखेंगे, दूसरा फायदे में लिखेंगे और तीसरा क्या लिखेंगे, उन लोगों के लिए सलाह जिनको कोई बीमारी है और वो जो है भ्रमण पर नहीं जाते। इस तरीके से हम सोच लेंगे, जब हम 3 पैरा सोच लेंगे तो ये याद रखिए कि आपके लिए अनुच्छेद लिखना आसान हो जाएगा,
क्योंकि 3 से ज़्यादा पैरा में अगर आप आगे बढ़ोगे तो फिर आप वो 2-2.5 पेज पे पहुंच जाओगे, जो आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, खाली 1.5 पेज तक ही लिखना है, 1.5 पेज तक लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक, अब उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पाने की शुभ सूचना अपने मामा जी को पत्र द्वारा दीजिए। ऑप्शन में क्या दिया है, अपने पिताजी को एक पत्र लिखकर बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और उनसे कुछ रुपए भेजने की प्रार्थना भी कीजिए। तो ये दोनों ही हमारे क्या हैं, अनौपचारिक पत्र हैं। ये दोनों ही हमारे क्या हैं, अनौपचारिक पत्र हैं। याद रखिए, अनौपचारिक पत्र उनको लिखे जाते हैं जिन्हें हम जानते हैं, जैसे हमारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, आस पड़ोस के कोई किसी को हम लिखें तो, जिनको हम जानते हैं। और औपचारिक पत्र किनको लिखे जाते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते, जैसे कोई संस्था, बिजली विभाग, नगर निगम विभाग, विद्यालय, या कहीं किसी पत्र, क्या कहते हैं, किसी समाचार पत्र में, किसी पत्रिका में, कहीं पर भी आप लिखते हो, मुख्यमंत्री को लिखोगे, कहीं पर भी लिखोगे, तो वो हमारा क्या रहता है, सभी हमारे आ जाते हैं वो औपचारिक पत्रों में। लेकिन ये दोनों ही हमारे अनौपचारिक पत्र है। तो इनको लिखने का तरीका क्या है, देखिए, इनको लिखने का तरीका ऐसा है कि ये सपोज हमारी मार्जिन लाइन है, ठीक है, ये हमारी मार्जिन लाइन दी है। ध्यान रखिए कि जितना भी हम लिखेंगे सब लेफ्ट हैंड साइड पर ही रहेगा, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड पर ही हम जितना भी लिखना शुरू करेंगे सब वहीं पर। कंटिन्यूअस लाइन वहां तक जाएंगी, लेकिन अगर हमें नई कोई लाइन शुरू करनी है तो उसके लिए हमें मार्जिन लाइन के पास ही आना पड़ेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। तो पहले की जो हमारी 3 लाइंस रहती है स्टार्टिंग में, उसमें आप अपना पता लिखेंगे, ठीक है, जहां आप रहते हैं अपना पता लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, दिनांक, यानी कि जिस डेट को आप पत्र लिख रहे हो वही डेट आएगी, ये याद रखना, इधर उधर की डेट्स नहीं जाएंगी, जिस डेट को आप लिख रहे हो वही डेट आप मेंशन करोगे। तो ये डेट आ गई। उसके बाद आप जिसको भी पत्र लिख रहे हो उसको रिगार्ड्स दोगे, जैसे मामा जी को, तो मामा जी को क्या बोलोगे, सादर चरण स्पर्श। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सादर चरण स्पर्श, ठीक, कॉमा लगाया। फिर उसके बाद आप अपना हालचाल देंगे, मामा जी का हालचाल लेंगे और फिर उसी के साथ में आप शुरू कर देंगे पूरा का पूरा पत्र लिखना। ये देखिए, इस तरीके से आप पत्र लिखोगे कंटिन्यूअस में। अगर सपोज आपको लाइन चेंज करनी है, पैरा चेंज करना है और आपकी लाइन जो है वो यहां पे आके खत्म हो गई, आपने पूर्ण विराम लगा दिया, अब अगर आपको नई लाइन शुरू करनी है तो आप यहां से नहीं शुरू करोगे, आपको शुरू कहां से करनी है, यहां से शुरू करनी है, फिर से आप यहां से शुरू करोगे। फिर अगर आपने, फिर उसके बाद एंड हो गया पत्र का, तो फिर आप यहां पे लिखोगे मामी जी को चरण स्पर्श और छोटे भाई बहनों को प्रेम, ये लिखेंगे। फिर आपका भांजा, आपका नाम, या भांजा या भांजी, बस खत्म। तो जो भी आप शुरू करोगे याद रखना इसी तरफ, यानी कि बाएं तरफ से ही शुरू करेंगे। इसका आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जरा सी भी मिस्टेक अगर हो गई ना तो आप उसी जगह बिगड़ जाएगा सारा काम। तो आपको याद रखिए, जब आपके सामने पत्र लिखने के लिए आता है तो पत्र के आपको फॉर्मेट बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि फॉर्मेट के आपके 2 नंबर तो सीधे फॉर्मेट के होते हैं, 1 नंबर आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक का रहता है और 2 नंबर आपने क्या मैटर लिखा है इसका रहता है। तो जो भी फॉर्मेट है उसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, क्योंकि जरा सी भी आपने मिस्टेक करी तो उसी जगह सारी चीज़ें गड़बड़ होती चली जाएंगी और आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्योंकि अगर 5 मार्क्स का लेटर आ रहा है तो मान के चलिए कि उसमें 2 मार्क्स आपके फॉर्मेट के, फॉर्मेट गलत, 2 मार्क्स वहीं कट गए। 4 मार्क्स का आया तो भी आप मान के चलिए 1.5 मार्क्स आपका कट जाएगा। तो बहुत ध्यान से करिए। इसी तरह पिताजी के पत्र में लिखेंगे, ऊपर आप पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो यानी कि आप कहीं बाहर रह रहे हैं, आप किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, तो आप वहाँ का पता देंगे। वहाँ का पता लिखने के बाद आप दिनांक डालेंगे। फिर सादर चरण स्पर्श, आपका पत्र प्राप्त हुआ, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप सभी सकुशल हैं, मैं भी यहाँ सकुशल हूँ,
इस तरीके से देंगे। फिर क्या है, पढ़ाई के बारे में बताइए, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और जल्द ही मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, यानी मेरी परीक्षाएं आने वाली हैं और आजकल मैं उसमें बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। तो अब आपकी वार्षिक परीक्षाएं होने वाली हैं, तो मुझे उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसके लिए मुझे 150 रुपये का रजिस्ट्रेशन फ़ी जमा करनी है। तो कृपा कर कर उसे भेजने की कृपा करिए। बस सिंपल। एंड में माता जी को चरण स्पर्श, भाई बहनों को प्यार, इस तरीके से हम लिखेंगे। फिर लिखने के बाद हमें क्या करना है, जब हम लिख देंगे एंड में आपका आज्ञाकारी पुत्र या आपका पुत्र, नीचे अपना नाम, पुत्री जो भी है, लड़कियों को अगर चरण स्पर्श नहीं निकला तो सादर प्रणाम लिखेंगी आप। इस तरीके से हम पूरा रिगार्ड्स देके सारी चीजें लिखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है संदेश लेखन। ठीक है, संदेश लेखन कैसे, रमजान की शुभकामनाएं देते हुए अपने मित्र को आपको संदेश देना है। तो संदेश आपके ज्यादा वर्ड्स के नहीं रहते, तो इनको लिखने का तरीका हम बता चुके हैं, इससे रिलेटेड वीडियो भी हमारा पहले अपलोड हो चुका है। तो वो कैसे लिखा जाएगा, इसकी क्या विशेषता रहेंगी, क्या सावधानियां रहेंगी, आप वो सभी उन वीडियो में देखकर समझिए। लेकिन तब भी हम आपको एक प्रारूप तैयार करा के यहाँ बताते हैं कि आपको करना कैसे। देखिए, कोई भी संदेश जो है ना, जब हम लिखते हैं तो ये हमारा हमेशा ऐसे एक जो है रेक्टेंगल में रहता है। ठीक है, रेक्टेंगल ऐसे हम बनाएंगे अपनी कॉपी में। उसके बाद जैसे रमजान का लिखना है तो ये शुभकामना संदेश है, तो सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, शुभकामना, शुभकामना संदेश हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, ऐसे हमने हेडिंग डाल दी। अब ये क्या है, रमजान से रिलेटेड है, तो अब आप यहाँ पे कोई भी अगर आपको शायरी लिखनी है या कोई भी एक अच्छी लाइन लिखनी है, आप वो लिख सकते हैं। कुछ ड्राइंग बनाना चाहें, जैसे रमजान से रिलेटेड, रमजान में ईद का चांद देखा जाता है, तो आपने यहाँ पर ईद का चांद लिख दिया, ऐसे ऐसे करके स्टार्स बना दिए। फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं, रमजान मुबारक। अब जिस भी दिन आप रमजान में और दे रहे हैं उसकी डेट डालेंगे, फिर आपका जो संदेश है आप उसको 2 लाइन में यहाँ कंप्लीट करेंगे, फिर नीचे अपना नाम लिख देंगे। सिंपल, इस तरीके से हम संदेश लिखते हैं। संदेश, अब जैसे अब कुशलता, अब यहाँ पर आप क्या दूर देश में बैठे अपने मित्र को कोविड-19 महामारी की कुशलता का संदेश, तो यहाँ शुभकामना की जगह क्या आ जाएगा, कुशलता संदेश आ जाएगा। फिर क्या होगा, कोविड-19 से रिलेटेड अगर आप कोई भी शायरी या नारा कुछ भी लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए। फिर उसके बाद अपना दिनांक डालिए, संदेश लिखिए, अपना नाम लिखिए, एंड बस। लेकिन याद रखिए, इस तरीके से पूरा आप बनाएंगे तब ही लिखेंगे, क्योंकि अगर आपने इसको इस तरीके से नहीं बनाया तो फिर ये आपका सही तरीका नहीं रहेगा लिखने का। संदेश हमेशा ही आपका एक कॉलम में करके लिखा जाता है, बस इसका आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, बढ़ते जल प्रदूषण से परेशान 2 नदियों के बीच होने वाले संवाद को 50 शब्दों में लिखिए। फिर ऑप्शन क्या दिया है, समाचार पत्र का महत्व बताते हुए पिता और पुत्र के बीच संवाद लिखिए। देखिए, संवाद लिखने से पहले इसका जो वीडियो है वो आपको बता चुके हैं, लेकिन यहाँ हम आपको बता रहे हैं कैसे लिखेंगे। जैसे अब 2 नदियाँ हैं, तो 2 नदियों का सबसे पहले हम नाम रख देते हैं। जैसे हमने लिख दिया आपका जी सतलुज, ठीक है, सतलुज, ठीक है। यहाँ अब सतलुज के लिए हम पहले, अब हमने नाम रखा है तो ये हमें बताना पड़ेगा क्या है, एक नदी ये है सतलुज, कॉमा लगाइए, और दूसरी नदी, ठीक है, दूसरी नदी हमने लिख दी गंगा या यमुना, ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए, कोई भी। अब 2 नदी हमने करेक्टर तैयार कर दिए। अब पहली नदी, ठीक है, किसने बोला, सतलुज ने बोला, तो हम लिखेंगे सतलुज, ठीक है। सतलुज ने जो बोला डैश लगाएंगे, यहां पर लिखेंगे। फिर दूसरा संवाद किसका आया, यमुना का आया, तो यमुना ऐसे लिखेंगे, फिर उसका संवाद लिखेंगे। फिर सतलुज का आया तो आप फिर सतलुज लिखेंगे, फिर यमुना का आया तो आप फिर यमुना का संवाद लिखेंगे। इस तरीके से एक के बाद हम एक संवाद लिखेंगे। अब एक चीज ध्यान रखिए, 50 वर्ड्स के दिए हैं तो आप 3 या 4 संवाद हर एक को देंगे, यानी टोटल मान के चलिए कि आपको 7 संवाद देने हैं।
तो आप सतलुज को 4 संवाद दे सकते हैं और यमुना को 3 संवाद, या यमुना को 4 दे दीजिए और सतलुज को 3 दे दीजिए, तो 7 संवाद आपके टोटल हो जाएंगे। मगर याद रखिए वर्ड लिमिट्स के अकॉर्डिंग, यानी कि एक लाइन में आप कितना संवाद लिखोगे, ठीक है। आप ज्यादा 10 वर्ड लिखोगे तो यानी एक लाइन में 10 वर्ड हो गए, तो 5 लाइन में आपके 50 वर्ड हो गए, तो खींच के ज्यादा से ज्यादा ले जाके आप उसको कितने 7 लाइन में, कोई हाँ बोलेगा कोई नहीं बोलेगा, बीच में किसी ने किसी लाइन में आपने 10 वर्ड नहीं लिखे, आपने 5 ही वर्ड में या 2 ही वर्ड में खत्म कर दिया, तो उस कंडीशन में आप मैक्सिमम 7 लाइन लेकर जा सकते हैं। याद रखिए संवाद लिखते समय दोनों जो कैरेक्टर हम ले रहे हैं उनके संवाद इक्वल रहने चाहिए, मतलब उनमें बराबर प्रोपोर्शन रहना चाहिए, कि अगर एक को 3 दे रहे हो तो दूसरे को 3 दो, किसी को अगर एक ज्यादा भी देना तो एक को 4 एक को 3। अब ये ना हो कि एक को तुमने 2 दे दिए और एक को तुमने 5 दे दिए, तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना। अगर ऐसा कर देंगे तो संवाद उसी जगह गलत हो जाएगा। अब संवाद लिखने की दूसरी सावधानी क्या रहती है, विराम चिन्ह बहुत अच्छे से लगाने हैं, जहां कहीं पे भी अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, आपका अवतरण चिन्ह, कोष्टक, जो कुछ भी पूछा जा रहा है सारी चीजें आप उसी हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि आपने जरा सी मिस्टेक करी आपके मार्क्स वहीं कट गए। तो संवाद लेखन में इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि संवाद लेखन कैसे लिखना है। अब पिता पुत्र का भी आप सेम इसी तरीके, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या चीज कहाँ पर लगाई जाएगी, कैसे लिखी जाएगी, ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए सारी चीजें करनी है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन होने के कारण इसमें आपका कम ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना, 20 या 30 शब्दों का। तो 20-30 शब्द मतलब एक लाइन में, 1-1.5 लाइन में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो नारा लेखन हमें इसी तरीके से करना होता है। क्या दिया है, प्रदूषण विषय पर 20-30 शब्दों में एक नारा लिखिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है आपके पास, दोनों में से एक है, प्लास्टिक प्रदूषण के विषय में 20 से 30 शब्दों में एक नारा लिखिए। तो नारा हमने हमेशा बताया तुकांत के साथ रहे तो ज्यादा इंप्रेसिव रहता है, लोगों की जुबान पर चढ़ता है। तो क्या होगा, प्रदूषण ने इस संसार को किया है खराब, हमें इसको बनाना है बहुत ही नायाब, ठीक है। कैसे बनाना है, प्रदूषण ने इस संसार को किया है खराब, हमें इस संसार को बनाना है नायाब, प्रदूषण रहित, ठीक है, प्रदूषण रहित, बस सिंपल इस तरीके से दे दीजिए। प्लास्टिक से आया, अब प्लास्टिक से प्रदूषण कैसे फैलता है आप सभी को पता है, घर घर में फैला है प्लास्टिक, इस प्रदूषण को निकालना अब है हमारी नियति। इस तरीके से निकालिए, सिंपल, एक ऐसा बनाना है कि वो एकदम से चढ़ जाए किसी की जबान पे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए नारा लिखना है। नारा लिखते समय आप इसमें ड्राइंग्स भी बना सकते हो, लेकिन ड्राइंग बनाते समय किसी भी तरह का कलर मत करिएगा, पेंसिल शेडिंग के थ्रू ही दिखाइएगा। फिर अब दूसरी एक चीज़ ध्यान रखनी है, ड्राइंग ऐसा ना हो कि आपके पास समय कम बचा है, ड्राइंग में ज़्यादा वक्त दे रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। आप अच्छे से पहले नारा वारा लिख लीजिए, नारा सारा लिख लेंगे, लिखने के बाद में पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रिव्यू कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे, पूरा रीचेक कर लेंगे। उसके बाद में एंड में अगर आपके पास समय बच रहा है तब वो ड्राइंग पे दीजिएगा। ड्राइंग बनाना इतना कोई कंपल्सरी नहीं होता है, तो अगर आपके पास एंड में समय बच रहा है तो बनाइएगा, नहीं तो नहीं। पता चला आप ड्राइंग बनाने में लग गए और आपके मार्क्स वहीं के वहीं कट के चले जाएंगे। तो ये चीज बहुत ध्यान से आपको करनी है। तो यहां पर हमने ये क्वेश्चन पेपर आपको पूरा खत्म कराया, ध्यान से देखते जाइए। तो यहाँ हिंदी बी के हमने आपको 3 सैंपल पेपर सॉल्व कराए हैं, तीनों को अच्छे से ध्यान से देखिए और अपने लिए अपनी स्टडीज के सारे डाउट्स क्लियर करिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।